कि पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे 10 मिनट तक जो है। उसके बाद हम लोग कहाँ पर आएंगे, उसके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं, मतलब 10-15 सालों में। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अनुसूची से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, हम शेड्यूल्स बोलते हैं। देखो, एक होता है अनुसूची, एक होता है सूची। अनुसूची को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। और सूची का मतलब होता है लिस्ट होता है। सूची का मतलब क्या होता है, लिस्ट। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। अभी लिस्ट वर्ड अभी आगे आएगा। देखो, अच्छा सबसे पहले यह बताओ, भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि अभी बताइए कितनी सूचियां हैं, तो क्या बताएंगे, 12 सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं, कुल कितनी शेड्यूल्स हैं, 12 हैं। जबकि जब संविधान बन के तैयार हुआ था, मतलब जब लागू हुआ था, तो कितनी थी, 8 थी। बताओ कब लागू हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब इनकी संख्याएं कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में कितनी है, 12 है। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पाया जाता है, मतलब डायरेक्ट आपका पहला क्वेश्चन कर देगा, बताइए वर्तमान में कितनी सूची है। तो वर्तमान में कितनी है, 12 है। मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। हम लोग आगे आते हैं उसके बाद, लेकिन पहली अनुसूची के बारे में बताते हैं। पहली अनुसूची कितनी सूची टोटल है, 12 है। 12 में से सबका अपना अपना एक, पहली अनुसूची में बातें कुछ और रहेंगी, दूसरी में कुछ और बात रहेगी, तीसरी में कुछ और टॉपिक रहेगा, चौथे में कुछ और टॉपिक रहेगा। तो हर टॉपिक के हर, जैसे अब यहाँ पर राज्य क्षेत्र, पहली सूची क्या कह रही है, राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। तो जो भी बातें राज्य के बारे में आएंगी, समझिएगा, जो भी ऐसा जैसे मान लीजिए कि नए राज्य बनाया गया, नया राज्य बनाया गया। अब बताओ किस अनुसूची में रखा जाएगा, अनुसूची 1 में। नया अगर राज्य बनेगा तो किस अनुसूची में रखा जाएगा, अनुसूची 1 में। राज्य अगर कम हुए तब भी किस अनुसूची में रखा जाएगा, किसका विषय है, अनुसूची 1 का विषय है। और अनुसूची 1 में कभी कभी पूछता है, बताइए कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का आर्टिकल किस में आता है, क्योंकि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का जो आर्टिकल होता है वो बात करता है, राज्यों की बात करता है। 5 से किसकी बात होगी, नागरिकता की बात होगी। तो ये जो अनुसूची, पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची का संबंध किससे है, राज्य और संघ क्षेत्र से है, मतलब यूनियन टेरिटरीज से है। और किससे है, स्टेट से है। कितने राज्य हैं, तो बताओ। अच्छा एग्जाम में आ जाएगा, बताइए भारत में 28 राज्य हैं। बताइए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 7 की 8। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताइए इसका वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है, किसमें है, पहली में है। जहां पर राज्य के बारे में आएगा तो राज्य को किस अनुसूची में रखा गया है, पहले में रखा है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस अनुसूची में है, अनुसूची 1 में है। समझ में आ गया। अब उसके बाद अब पूछता है, बता किस आर्टिकल में, यही जब भाग में आएंगे तो भी भाग भी पहला वाला भाग है। अगर पूछे किस भाग में है, तो भाग भी क्या है, एक भाग भी, अनुसूची भी क्या, अनुसूची 1 है। आगे उसके बाद है दूसरी अनुसूची में हम आते हैं। सेकेंड अनुसूची जो होती है, सेकेंड शेड्यूल जो होती है, लिखा हुआ है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। मतलब किसका वेतन कितना होगा, सांसद का वेतन कितना होगा, के मिनिस्टर का वेतन कितना होगा, महान्यायवादी का वेतन कितना होगा, कैग के पदाधिकारियों का वेतन कितना होगा। तो अनुसूची जो 2 कहता है वो क्या कहता है, पदाधिकारियों के, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। अब इसमें उसमें इसका डिस्कशन नहीं होगा कि एमटीएस से कितना वेतन मिलेगा, मतलब किसी की नौकरी एसएससी में हो जाएगा, एमटीएस में हो गया या क्लर्क में हो गया, उसका इसमें इसका जिक्र नहीं है। किसके बारे में बताया गया है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, महान्यायवादी, मतलब जिसे महान्यायवादी बोलते हैं, इन सब का पीएम की सैलरी कितनी होगी। तो इन सब की सैलरी के बारे में किसमें वर्णन किया गया है, अनुसूची 2 में। फिर देख लो एक बार, अनुसूची 1 में क्या है, शेड्यूल 1 में क्या है, राज्य संबंधित के बारे में बताया गया, राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, भारत का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। अनुसूची 2 में क्या कहा गया, बताइए, व्हाट इज द प्रोविजन इन शेड्यूल सेकंड, व्हाट इज द प्रोविजन इन शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड में क्या है, बताइए, वेतन और भत्ते। समझना, वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, मतलब कितना अलाउंस मिले, कितनी सैलरी होगी। आते हैं तीसरा, अनुसूची 3 पे आते हैं। तो अनुसूची 3 ये कहता है शपथ या प्रतिज्ञा। शपथ का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी अपने, जैसे मान लीजिए कोई नियुक्त होता है तो वो क्या लेता है, वो शपथ लेता है कि मैं संविधान, इसकी सबकी अपनी शपथ होती है। तो उसका वर्णन किस अनुसूची में है, अनुसूची 3 में है। मतलब कौन सा बड़ा पदाधिकारी क्या शपथ लेगा, क्या कहेगा, वो क्या कसम खाएगा, इसका वर्णन अनुसूची किस में है, 3 में है। फिर से रिपीट करते हैं, बताओ। अनुसूची 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है, ऐसे याद कर लो, बताओ। अनुसूची 1 में क्या है, संघ राज्य। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन भत्ते। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है। समझ में आया। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ तो इसी लेते हैं ना, मैं कसम खाता हूं। अब उसके बाद है अनुसूची कौन सी, चौथी अनुसूची,
राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब इस पे ध्यान देना। देखो वर्तमान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं बताइए। राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? 250 हैं। अब 250 में क्रियाशील सीटें कितनी हैं बताइए। क्रियाशील सीटें कितनी हैं? क्रियाशील सीटें कितनी बताइए? 245 हैं। अब बताइए चुनाव कितने पर होता है? मतलब 245 माइनस 12 बराबर कितने? 200 कितने? 33। इसका मतलब जो चुनाव होता है कितने पद होता है? 233। इसका मतलब हर राज्यों में ये सीटें बांटी गई हैं। यूपी का अलग, यूपी के लिए अलग संख्या है राज्यसभा सदस्यों की, मतलब अलग इसमें मेंबर्स के लिए, और मध्य प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है। जैसे एग्जांपल में के लिए यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं बताओ। यूपी में कुल सीटें कितनी हैं? 31 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। तो लोकसभा का वर्ण इसमें नहीं है। इसमें क्या कहा गया है? राज्यसभा में सीट। मतलब किस राज्य में, किस राज्यों में, देखो फिर से देख लो एक बार, बताओ संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने सदन होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब जो राज्यसभा का मतलब ये होता है, ये सभा किसकी है? राज्यों की है। यहाँ से जो लोग आते हैं वो राज्यों से आते हैं। राज्य के एमएलए उनको वोट करते हैं। कौन वोट करता है? राज्य के जो विधायक होते हैं वो उनको वोट करते हैं। तब ये कहाँ पर जाते हैं? केंद्र में जाते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? राज्यसभा। तो किस राज्य में कितनी सीटें दी जाएंगी, आवंटित कैसे, आवंटन इसका कैसे होगा, इसका वर्णन किसमें है? अनुसूची 4 में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुसूची 5 या 5वीं सूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। समझिएगा, समझाते हैं एक बार जो है। देखिए हर राज्य में हो, या हर राज्य में तो नहीं हो है ऐसा, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो बैकवर्ड राज्य हैं, उसमें कुछ एरिया को, कुछ क्षेत्र को संसद के माध्यम से उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। क्यों किया गया है? वहाँ पे आदिवासी लोग निवास करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स निवास करती हैं, जिसे हिंदी बोलते जनजातियाँ निवास करती हैं। तो पहले क्या होता था कि लोग वहाँ पर जाते थे, मान लीजिए वहाँ पर गए, उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका डांस गाना नाच अलग है, जो है समझ में आया। हम लोग कैसे नाचते हैं गाते हैं बताओ? हम लोग कैसे नाचते गाते हैं बताइए, बताओ। तो लेकिन वहाँ का सब कुछ क्या है? सिंगिंग अलग है, वहाँ के डांसिंग अलग, खान पान वहाँ पर अलग है। लोग यहाँ से जाते थे जो है, और जाने के बाद यहाँ से पिज्ज़ा लेके पिज्ज़ा खिला दिए। अब वो क्या करें, कुछ और खाते थे, वो पिज्ज़ा खिला दिए। अब उसके बाद उनकी जनसंख्या घटने लगी, मरने लगी धीमे धीमे, तो पॉपुलेशन कम होती चली गई जो है। तो इसी की वजह से कुछ क्षेत्रों को क्या कर दिया सरकार ने? उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और वहाँ का प्रशासन कौन संभालता है? मतलब किस अनुसूची में? अनुसूची 5 में। तो डीएम के अधीन कर दिया गया कि मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब परमिशन देगा तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 5वीं अनुसूची में ऐसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये मध्य प्रदेश है, और ये जो है असम है, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, और ये यूपी है। मान लीजिए यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, बगल का बनारस के बगल में बहुत पड़ता है, वो क्या बोलते हैं, एक है जिसकी सीमा बिहार झारखंड से जुड़ी हुई है। एक मतलब यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, एक डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। इस क्षेत्रों में जनजातियाँ रहती हैं, यहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं। तो यहाँ और भी राज्य हैं, बहुत से राज्य हैं। तो मान लीजिए इस जिले में एक जनजातियाँ रहती है, इस जिले में जनजातियाँ, तो और भी दूसरे राज्य में आ जाएं, इसमें जनजातियाँ। तो इन जगह पे ये सब जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, ये सब स्थान जो है, इनका प्रशासन जो होगा वो किस अनुसूची में होगा? अनुसूची 5। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कौन रहती हैं? जनजातियाँ। यहाँ पर कोई जब जाएगा तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा, डीएम की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसी क्षेत्रों को, मतलब जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ पर भी जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों का प्रशासन कैसे चलाया जाए उसके बारे में वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची 5 में। समझिएगा अभी यहाँ पर, मतलब ये केवल किसी पर्टिकुलर राज्य में नहीं, जहां जहां पर भी जनजातियां रहेंगी, 4 राज्यों को छोड़कर भी बताएंगे अगले टॉपिक पे, उनका प्रशासन किस में कौन चलाएगा, किस अनुसूची में रहता है? अनुसूची 5 में है। उसके बाद 6वीं सूची देखिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जनजातियां हैं, समझना, यहाँ पर भी जनजाति के बारे में वर्णन है, प्रशासन के बारे में, और यहाँ पर भी किसके बारे में वर्णन है? जनजातियों के बारे में वर्णन है। मतलब अनुसूची 5 में भी जनजातियों का प्रशासन, और अनुसूची 6 में भी जनजातियों का प्रशासन का वर्णन है। तो बताओ दोनों में अंतर क्या है? बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर स्पेशल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्योंकि इन राज्यों में जनजातियों की संख्या ज़्यादा है,
यूपी में कम है, मध्य प्रदेश में कम है, बिहार में कम है, महाराष्ट्र में कम है, लेकिन यहाँ पर अधिकांशतः कौन लोग रहते हैं? जनजातियाँ रहती हैं। इसीलिए स्पेशल प्रावधान किया गया अलग से, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कर दिया, घोषित कर दिया गया, मतलब ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया। अब यहाँ का प्रश्न की बात करोगे किस अनुसूची में होगा? अनुसूची छठी में। इसे हम याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? TAMM। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब क्या होता है? त्रिपुरा। ए का मतलब क्या होता है? असम। एम का मतलब क्या है यहाँ पर? मेघालय। और एक एम का मतलब क्या होता है? मिजोरम। अब एम का मतलब ये मत समझना मध्य प्रदेश, एम का मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश तो हम लोग सब लोग जानते हैं। ये सब कौन से राज्य हैं? जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं जो है, ये सब कहाँ के राज्य हैं? नॉर्थ ईस्ट के राज्य, बैकवर्ड राज्य हैं जो है। तो असम के बारे में, मेघालय के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, और कौन से राज्य के बारे में? मिजोरम के बारे में, के जनजातियों का प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में है? अनुसूची 6 में है। फिर देख लो एक बार, अनुसूची 1 में क्या है बताओ? अनुसूची 1 में क्या है? राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन तो बताएं। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञा। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का। अनुसूची 5 में क्या है? हाँ, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन, जहां जहां भी हो राज्य में, कहीं जहां पर भी अनुसूचित जनजाति है उनका प्रशासन। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में क्या है? टाम। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में क्या है? टाम। TAMM। टाम। टाम का मतलब क्या? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अब अगले हम लोग आते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है अनुसूची 7 या 7वीं अनुसूची। अब यहाँ पर देखना है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। सूचियों को हमने बताया अभी, सूचियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना। देखो, अनुसूची 7 में या 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं, 3 कैटेगरी किया गया। अनुसूची 7 को 3 भागों में बांटा गया है। अनुसूची मतलब एक का क्या नाम रखा है? संघ सूची। दूसरे का नाम क्या रखा गया? राज्य सूची। और तीसरे का नाम क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची। समझना, मतलब 3 विषय इसमें बताए गए, एक संघ सूची की, एक राज्य, एक समवर्ती। देखो, संघ सूची क्या होती है? संघ सूची जो केंद्र के अधीन आती है, मतलब ऐसे विषय जिस पर कानून केवल और केवल केंद्र सरकार बनाती है, तो ऐसी सूची को हम क्या बोलते हैं? संघ सूची। मतलब इसके लिए एक कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। मतलब ऐसे विषय, समझना, ऐसे विषय जिन पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है, तो वो किसका, वो किस में होगा? कौन किस में कहलाएगा? संघ सूची में। जैसे बताओ, रक्षा मंत्रालय किसके अंदर में होगा? जो जैसे मान लीजिए अभी अग्निवीर अभी आया हुआ है, बताओ क्या यूपी गवर्नमेंट ने लाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सेंट्रल, क्योंकि रक्षा का मामला किसके अंदर में आता है? केंद्र के। रक्षा हो गया। डाक सेवा, डाक भी किस में आता है? केंद्र में आता है। रेलवे बताओ किस में आता है? केंद्र में आता है। तो ऐसे ही कुल कितने विषय वर्तमान में? पहले 100 विषय थे, अब कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। मतलब संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को है। दूसरी कौन सी? राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य सरकार को है। यहाँ पर कौन कौन बनाएगा बताओ? यहाँ पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार। देखो, संघ सूची में कौन कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और राज्य सूची में कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इसमें पहले 47 थे, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? इसी को याद करिएगा, सॉरी, यहाँ पर ये वाले थे। देखो, राज्य सूची में कितने, वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 है। उसके बाद तीसरी जो सूची, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकरेंट लिस्ट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। इसे हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। कनकरेंट का लिस्ट का मतलब ये होता है ऐसे विषय जिन पर कानून केंद्र ही बना सकता है और राज्य बना सकते हैं, तो ऐसे विषय किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में। फिर देख लो एक बार, बताओ संघ सूची क्या होता है? ऐसे विषय जिस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार का मतलब जहां पर भी केंद्र सरकार का नाम आया तो समझ जाओ किसकी बात चल रही है? संसद की बात चल रही है, क्योंकि कानून कौन बनाता है केंद्र में? संसद। जहां पर राज्य सरकार का बात वहां पर क्या बोलेंगे? राज्य विधानमंडल। जहां पर राज्य की बात आई तो कौन सा? राज्य विधानमंडल। और जहां पर समवर्ती सूची की बात आई तो वहां पर कौन आ जाएगा बताओ? वहां पर संसद। और कौन? संसद प्लस राज्य विधानमंडल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 7वीं अनुसूची में
3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार या संघ सरकार। बताओ राज्य सूची पर कौन बना सकता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर दोनों। समवर्ती, सम का मतलब क्या होता है? बराबर, समान। समवर्ती दोनों बना सकते हैं। विषय कितने हैं? संघ सूची में 97 है और स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 61 है और समवर्ती में कितने हैं? 52 है। अब इसके बाद अगली बात देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी मान लीजिए संघ सरकार और राज्य सरकार मान लीजिए कोई कानून बना रही है जिसका विषय मान लीजिए कोई है जो समवर्ती सूची में आता है, ऐसे किसी विषय पर कानून बनाया जा रहा है जो किसमें, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची में, तो जिस पर जो है ऐसे विषय जो समवर्ती सूची में है और समवर्ती सूची में बताओ कानून कौन बना सकता है? दोनों बना सकते हैं। अब मान लो राज्य कुछ और कहे, केंद्र कुछ और कहे, मतलब दोनों के कानून में क्या हो? विरोध उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? विरोध होता है। अब बताओ केंद्र में और राज्य में बड़ा कौन है? केंद्र। तो कानून किसका वैलिड बना जाएगा? केंद्र का। मतलब अगर संघ भी अगर बना रही है, मतलब संघ सरकार संसद में अभी अगर कानून बन रहा है उसी विषय पर, और कौन बना रहे हैं? राज्य बना रहे हैं, और दोनों में अगर कोई ना कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार का। अब देखो यहाँ पे लिखा संघ सूची में विषय कौन कौन से आते हैं? हमें पता, रक्षा, डिफेंस। अग्निवीर के बारे में बात करेगा जो है अग्निवीर, बताओ कौन लागू किया? पार्लियामेंट से लागू हुआ यहाँ पर जो है स्पेशल मतलब ऑर्डिनेंस पास करके। अब बताओ रेलवे, बताओ रेलवे केंद्र का है कि राज्य का है? केंद्र का होता है। स्टेशन भले ही राज्य में हो सकते, जिले में हो सकते, लेकिन यह किसके अंडर में आता है? केंद्र में। उसका जनगणना जो सेंसस होती है, जनगणना किसके अंडर में आती है? केंद्र। जनगणना कौन कराता है? केंद्र सरकार कराती है। बैंकिंग एवं बीमा, बैंकिंग जो बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, ये सब बैंक किसमें आते हैं बताइए? यूनियन बैंक हो गए, और कौन से? आरबीआई हो गया, और कौन सा बैंक? जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो सभी किस में आते हैं? किस में आते हैं? वो संघ सूची में आते हैं। अगला है डाक व नागरिकता। नागरिकता बताओ, नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कौन बनाता है कानून? संसद बनाती है। तो इसीलिए इससे नागरिकता किस में आता है? युद्ध, कहीं कहीं वाले युद्ध हो रहा है, युद्ध की बात कौन? युद्ध में कौन जो युद्ध, वही सेना। सेम बात है यहाँ पर जो है सीबीआई सेंट्रल की होती, आईबी, खनिज, जहाँ पर खनिज का उत्पादन निकलता है, परमाणु, ये सब किसके विषय हैं? संघ के विषय हैं। उसके बाद सेकंड, राज्य सूची में क्या आता है? कृषि, खेती जो है, स्थानीय सरकार जो चुनाव होता है, मान लीजिए किसका चुनाव होता है? प्रधानी का, ग्राम प्रधान का, ब्लॉक प्रमुख का, ये किसके अंडर में आता है? कौन कराता है? कौन कराता है? राज्य सरकार कराती है। उसके बाद पुलिस, जो राज्य की जो पुलिस होती है किसके अंडर में आती है? राज्य सरकार में आती है। विद्युत, ये सब किस में? राज्य में आते हैं। अगला उसके बाद समवर्ती सूची में क्या क्या आता है? शिक्षा, शिक्षा पर कानून केंद्र बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, क्योंकि किस में आता है? समवर्ती सूची में। एग्जाम में आता है, बताइए समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर शिक्षा हो गया, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 8वीं सूची में आते हैं। पहले एक बार रिवाइज करवा देते हैं। बताओ अनुसूची 1 का संबंध किससे है? संघ राज्य से। अनुसूची 2 का संबंध किससे है? अनुसूची 2 का संबंध किससे? वेतन भत्ते किससे? बताओ 3 का शपथ या प्रतिज्ञा। बताओ आपको अगर कोई कहेगा पहले कसम खाओ पहले पैसा, बताओ किसकी बात करोगे? पहले किसकी बात करोगे? पैसे के बाद कसम सम बाद में हो जाएगी जो है, पहले पैसा तब क्या? कसम। कसम का मतलब क्या? शपथ। बताओ अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या है? हाँ, SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन। SC नहीं, ST के क्षेत्रों का, हाँ ठीक है, SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। हाँ, अगला उसके बाद है अनुसूची 6 में क्या है बताओ? हाँ, टाम, TAMM। टाम का मतलब क्या? त्रिपुरा, असम और कौन सा? मेघालय और मिजोरम के क्षेत्रों का प्रशासन। उसके बाद बताओ अनुसूची 7 में क्या है? हाँ, शक्तियों का विभाजन, मतलब पावर का विभाजन, मतलब किसको क्या शक्तियाँ दी गई हैं। तो बताओ कितनी सूचियाँ इसमें हैं? 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बताओ संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र संसद। मतलब केंद्र सरकार मतलब क्या होता है? संसद। बताओ संघ सूची में कितने विषय हैं? अच्छा बताओ उसके बाद और कौन? दूसरी सूची का नाम क्या है? राज्य सूची। बताओ राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। जब भी राज्य सरकार का कानून बनाने का नाम आएगा तो राज्य विधानमंडल आ जाएगा। जब भी केंद्र का नाम आएगा तो क्या आ जाएगा? संसद आ जाएगा। उसके बाद तीसरा कौन सी लिस्ट होती है? समवर्ती सूची। अच्छा बताओ स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में कितनी सूचियां हैं? 61। बताओ कंकरेंट सूची में कितनी है? 52 है। अच्छा बताओ कंकरेंट लिस्ट में जो है उन पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों। अगर दोनों के बनाए हुए कानून से विरोध उत्पन्न होता है तो बताओ किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का। क्यों मान्य होगा? क्योंकि केंद्र क्या है? बड़ा है और राज्य क्या होता है? छोटा माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 8वीं सूची में आते हैं।
8वीं अनुसूची में एग्जाम में आएगा, बताइए 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? क्या बातें बताई गई 8वीं अनुसूची में? बताइए बताइए, अगर पूछे बताइए 8वीं अनुसूची में कौन सी बातें बताई गई, तो 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषाओं का। किसका वर्णन है? भाषाओं का। पूछते हैं बताइए वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 8। अगर पूछेगा, समझ लो, अगर पूछेगा बताइए भारतीय वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान में कितनी थी? 8। पूछेगा बताइए भारतीय मूल संविधान 14। मूल संविधान में कितनी थी? 14। अगर ये पूछेगा बताइए भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं, इसका वर्णन संविधान किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। समझ में आ गया? या पूछेगा 8वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे है भाई? तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। उसके बाद जो है वर्तमान में कितनी भाषा, 22 भाषाओं का वर्णन है वर्तमान में संविधान में, जबकि हाँ ठीक है, देखो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं संविधान में, जबकि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थे? मूल का मतलब समझ में आया? मूल का मतलब क्या होता है? मूल संविधान का मतलब जब पहले बना था, बाद में जोड़ा घटाया गया, मतलब जोड़ के और ऐड कर दिए गए। अब कितने हो गए वर्तमान में? 14 हो गए। अब कितने हो गए? 22 हो गए। पहले कितनी थी? 14 थी। 8 हो गए। हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद 9वीं अनुसूची। अब यहाँ पर ध्यान देना, 9वीं अनुसूची। अब ये क्या है? 9वीं सूची। अब बता, सबसे एग्जाम में आता है, बताइए 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जो है ये कब लाई गई? कब संविधान संशोधन करके बनाया गया? इसे जो है कौन बताएगा? बताओ। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में लाई गई। पूछता एग्जाम में, बताइए पहली अनुसूची कब पारित की गई? 9वीं अनुसूची कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ उसी में बनाई गई जो है। और कब हुई? 1951 में। ये संशोधन हुआ कब था? 1951 में हुआ था। इसमें है क्या लिखा हुआ है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। इसका मतलब ये होता है, जब संसद कानून बनाती है तो संसद कानून बनाने के बाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट अगर कानून जो है गलत होता है या नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। नहीं समझ में आया? जैसे संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं कि हमारा ये अधिकार है, नौकरी पाना हमारा अधिकार है, जिसको मतलब पुलिस की वैकेंसी है, जिसकी आयु 18 से 25 साल की जनरल में होगी वो फॉर्म भर सकता है, हाइट जिसकी होगी वो फॉर्म भर सकता है। आप जिसकी हाइट भी है, एलिजिबिलिटी भी है, सरकार उसे रोक नहीं पाए। अगर सरकार रोकती है तो क्या कर सकते हैं आप? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमको संविधान, सरकार हमेशा शोषण करना चाहती है। सरकार जो क्या करती है, सरकार का हमेशा मोटिव क्या रहता है? शोषण करना रहता है। और संविधान क्या करता है? उसे सुरक्षा दिलाता है। किस माध्यम से? फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, मूल अधिकारों के माध्यम से। तो मूल अधिकार जो है हमको जो सम्मान, अगर संसद कोई कानून बनाती है या राज्य सरकार कोई बनाती है, और राज्य सरकार के बाद क्या बताओ, ये कानून अगर मान लो गलत अगर होता है तो कौन समीक्षा करता है इसकी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन 9वीं सूची जब बनाई गई तो ये बताया गया कुछ ऐसी चीजें हैं, सरकार ने तर्क दिया, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम न्यायिक समीक्षा से हम क्या रख रहे हैं? ऊपर रख रहे हैं। मतलब इसकी जो है इसकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी समीक्षा नहीं कर सकता। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? 9वीं सूची में कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अगला उसके बाद 10वीं अनुसूची। एग्जाम में आता है, बताइए 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? एग्जाम में आता है। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है। दल बदल कानून। दल बदल का मतलब जानते हो आप, जो है कभी आप हमारी पार्टी में, कभी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले, कभी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। जैसे अपने सफ़ीर है, मान लीजिए जो है पार्टी बदला करते हैं बार बार, जो है अपने सफ़ीर है मान लीजिए, कभी हमारी पार्टी में कभी सामने पार्टी में चले जाते हैं जो है। तो इनके लोगों को संबंधित प्रावधान किस में वर्णन किया गया है? इसी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची। मतलब जो पार्टियां बदलता है बार बार जो है, उसका वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची 10 में है। समझ में आ गया? पूछता है बताओ इसको कब जो है संविधान से जोड़ा गया? बताओ कब जोड़ा गया? बताओ। इसे दल बदल विरोधी का, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल विरोधी कानून। ये कब लाया गया? 52वें संविधान संशोधन 1950। ये सब एग्जाम में पूछता है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग एग्जाम के टाइप से पढ़ रहे हैं। तो बताओ दल बदल विरोधी कानून कब लाया, कब गया, कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। बताओ 9वीं सूची कब जोड़ी गई?
पहले संविधान संशोधन 1951 में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है अगला हमारा 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची एग्जाम में आता है। बताओ 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? किसके बारे में बताया गया है? पंचायती राज। किसके बारे में बताया गया है? पंचायती राज, ग्राम पंचायत। और उसके बाद कौन सा होता है? ग्राम पंचायत। एक बताओ ग्राम पंचायत, वो तीसरे नंबर पे आता है ग्राम पंचायत। दूसरा होता है ब्लॉक पंचायत। और तीसरा क्या होता है बताओ? जिला पंचायत। तो जो हमारे ग्रामीण प्रशासन होता है, प्रधान का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य जिसे महाप्रधान बोलते हैं, ये सब किस में आता है? 11वीं सूची में आता है। पंचायती राज जिसे बोलते हैं, इसे एक भाषा में क्या बोलते हैं? पंचायती राज। क्या बोलते हैं? पंचायती राज। जो लोग पंचायत किया करते हैं बैठ बैठ के, उनके बारे में इसका वर्णन है। अगर पूछे बताओ जो लोग पंचायत करते हैं, बताओ उसमें किस अनुसूची में वर्णन है? हाँ, अगर गांव में पंचायत फैली हुई है अगर पंचायत कहाँ पर हो रही है? गांव में हो रही है, तो किस अनुसूची में है ये? 11वीं। अगर पंचायत शहरों में आ चुकी है, बताइए, अगर पंचायत कहाँ पर आ चुकी है? शहरों में, तब किस अनुसूची में पड़ जाएगी? 12वीं में। अभी बताएंगे आगे जो है। तो 11वीं सूची में किसका वर्णन है? पंचायती राज। अगर पंचायत केवल गांव तक सीमित रह गई है, तो बताओ किस अनुसूची में रहेगा ये? 11वीं। अगर ये पंचायत गांव से उठ के शहर में आ गई, शहर में पंचायत बनने लगी है, अब बताओ किस में आएगा ये? अनुसूची 12 में। तो ये पूछता है, बताइए 11वीं सूची का संबंध किससे? तो किससे? पंचायती राज से। पंचायती राज में होता क्या? ये आता है इसमें जो है। अब इसके बाद पूछते हैं, बताइए इसको कब जोड़ा गया? तो इसे कब जोड़ा गया? नहीं, पूरा याद करना हमको जो है। इसे कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। इसे कब जोड़ा गया? किस साल जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। और संविधान संशोधन का नंबर कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 52वां कौन सा था? ये 73वां। मतलब तब 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया। समझ में आ गया? उसके बाद इसके बाद अगला वाला इसका आता है, लेकिन 12वीं सूची के बारे में पढ़ते हैं। जो 11वीं है वही 12वीं लगभग है, बस 11वीं में पंचायती राज होता है, मतलब गांव की पंचायत होती है। और 12वीं में क्या होता है? शहरों की पंचायत। शहरों में क्या होता है? मेयर का चुनाव होता है, सभासद का चुनाव होता है। तो ये सरकारें जो होती हैं, जो शहरों का प्रशासन होता है, वो किस सूची में आता है? 12वीं सूची में आता है। मतलब नगर पालिका के बारे में वर्णन, नगर पालिका के बारे में वर्णन इसके है। अब ये कब जोड़ा गया? 74वें। 73 के बाद क्या आएगा? 74 आएगा। अब ये किस सन में? ईयर वही था, एक साथ किया गया। दोनों काम कब? दिसंबर में किया गया। दोनों काम एक साथ किया गया। लेकिन ये पहले ये संशोधन किया गया, वो किया गया 11वां, उसके बाद तो उनसा 12वां। मतलब पहले पंचायती राज, मतलब आप पंचायत पहले कहाँ पर कर रहे थे? गांव में। अब ये पंचायत कहाँ पर आ गई है? शहरों में। 73 में क्या हो जाएगा? ग्रामीण। और 74 में क्या हो जाएगा? शहर। दोनों का साल, दोनों का क्या है? सेम है। समझ में आ गया? एक बार पूछते हैं, फिर आगे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग जो है। हाँ, बताइए अनुसूची 1 का संबंध किससे है? संघ और राज्य से। संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब भारत की सीमा कहाँ कहाँ तक है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र प्रदेश हैं, किसमें वर्णन है? अनुसूची 1 में। पूछेगा कि बताओ अनुसूची 1 में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है? 1 से लेकर 4 तक है। बताइए अनुसूची 2 का संबंध किससे है? पैसे से। बात खत्म। किससे संबंध है? पैसे से, वेतन से, भत्ते से। अनुसूची 3 का संबंध किससे है? शपथ या प्रतिज्ञा। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किस राज्य की कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, उसका आवंटन। बताओ अनुसूची 5 में क्या है? हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है। किसमें? किस अनुसूची में? अनुसूची 5 है। बताओ अनुसूची 6 में क्या है? टाम, TAM, बता दिए टाम, TA, बस बात खत्म हो जाएगी। देखो TA कभी कभी आ जाएगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची 6 में शामिल नहीं है? आपको ये बस इसी को चारों को छोड़कर, मतलब आपको विकल्प ऐसा भुलाने वाला दे देगा, भूल जाओ आप। आपके दिमाग में कौन रखना है? टाम रखना है। टाम का मतलब, T का मतलब क्या? त्रिपुरा। A का मतलब क्या? असम। M का मतलब क्या? मेघालय। फिर M का मतलब क्या? मिजोरम। मतलब इधर कोई राज्य नहीं, जो सब राज्य हैं वो किधर के हैं? उसी तरफ के हैं। उसके बाद आप लोग बताओ 7वीं सूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन। मतलब 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बताओ संघ सूची में कानून कौन बना सकता है? कैसा? मतलब संसद। बताओ कितने विषय हैं? 97। बताओ राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में बताओ क्या है? कितने विषय कितने हैं? 61। बताओ कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची क्या है? मतलब विषय कितने हैं? 52। बताओ इस पर कानून कौन बना सकता है? राज्य और सौ केंद्र दोनों। अगर दोनों में विरोध उत्पन्न होता है तो किसका कानून मान्य होगा? अनुसूची 8 में क्या है? बताओ भाषाएं के वर्णन। बताओ वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? बताइए मूल संविधान में कितनी थी? 14। मतलब अगर ये पूछते हैं कि बताओ वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो बताओ इसका वर्णन किस अनुसूची में? 8 में। बताओ अनुसूची 9 में क्या है? विधि का
क्या बोलेंगे, विधि का मानकीकरण। इसमें क्या होता है बताइए, नहीं इसमें मतलब है कब ये जोड़ा गया, बस इतना बता दो आप, एक लाइन में समझ लो। हाँ हाँ एक लाइन में समझ लो, अभी वर्ड याद नहीं, हमको याद नहीं आ रहा वर्ड जो है, नौवां वाला, ये जो नौवां वाला है ना, ये भूमि सुधार से संबंधित है, लेकिन भूमि सुधार वर्ड नहीं आता एग्जाम में आता। तो विधि का, कुछ विधियों का ये विधिमानीकरण नव कब जोड़ा गया, ये उन पहले संविधान संशोधन 1951। बताओ 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल विरोधी कानून, ये कब जोड़ा गया, 1985 में। किस माध्यम से, किस अमेंडमेंट के माध्यम से, 52। बताओ अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज, ग्रामीण वाली पंचायती राज। बताओ इसमें ये कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें। अगला बताओ 12वीं सूची में क्या है, नगर पालिका, शहरी सुशासन, क्या बोलते हैं इसे हम, शहरी सुशासन। अब बताओ इसमें क्या है, कब जोड़ा गया, ये 74वें संविधान संशोधन 1992।